डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर के साहित्य प्रकाशन के चैप्टर 4 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रोडक्शन में पहले देखें हम लोग इसमें पूर्णांक तथा परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं, उसमें हम लोग देखें कि योगफल में गणित में कौन कौन सी संक्रियाओं का हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए योगफल में पहले शुरुआत करते हैं हम लोग संवरक नियम। संवरक नियम में यह है कि यदि दो संख्याओं का हम योगफल निकालें, अगर दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी धन पूर्णांक होना चाहिए। जैसे a और b बिलोंग्स टू n, तो उनका योगफल a प्लस b भी प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक बोल के कर देंगे, जेड प्लस कर दीजिए तो ज़्यादा सही है। हमने यहाँ पे पूर्णांक ले लिया, ये हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिया है, तो धन पूर्णांक में आप जेड प्लस करिए। आप यहाँ पे जेड प्लस कर दें, यहाँ पे चलिए जेड प्लस ही कर देते हैं। ठीक है, तो दो धन पूर्णांकों का योगफल एक धन पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी देख लें, जैसे +3 और ++2, ये कितना हो जाएगा +5। ये देखिए धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो योगफल भी धन पूर्णांक ही हुआ, तो संवरक नियम कहते हैं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब कि यदि कोई दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, a b बिलोंग्स टू z प्लस, दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो उनका योगफल a प्लस बी बराबर b प्लस a यदि है तो इसी को क्रम विनिमय नियम कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल लेकर के देख लें, 3 + 4 = 4 + 3, दोनों का योगफल 7 है। इसका मतलब कि a प्लस बी बराबर b प्लस a को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। चलिए योगफल में आगे भी देखते हैं साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य के नियम में अभी तक हम लोग दो संख्या ले रहे थे, इस बार हम 3 संख्या लेंगे। यदि a b c बिलोंग्स टू z प्लस, तो a प्लस b प्लस c इक्वल a प्लस b ब्रैकेट प्लस c होता है। इसमें हम लोग देख लें, 3 संख्या ले लें, 2 3 4 ले लेते हैं, तो ऐसे करते हैं 2 + 3 + 4 इक्वल 2 + 3 ब्रैकेट प्लस 4। इसको हल करते हैं, देखते हैं 2 + 7 इक्वल 5 + 4, पहले ब्रैकेट हल करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल 9 है। इसका मतलब कि धन पूर्णांक संख्याएं योगफल में साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अगला है अब गुणन के लिए। गुणन में संवरक नियम, जैसे योगफल में संवरक का नियम था कि दो धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल एक धन पूर्णांक होता है, तो उसमें गुणा में होगा दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धन पूर्णांक होगा। ये ऐसा कर है, तो मान लेते हैं जैसे दो संख्याएं हैं, धनात्मक धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो कह रहा है कि इनका गुणनफल भी धन पूर्णांक होगा। आइए देख लेते हैं। दो धन पूर्णांक संख्या ले लीजिए, 3 और 5, दोनों धन है, गुणनफल 15 आएगा और ये भी प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब कि गुणनफल में संवरक नियम का पालन होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय में यदि a b दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं और उनका गुणनफल इस प्रकार हो, a × b बराबर b × a, तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय। देख लेते हैं, दो मान लेकर के 3 × 4 बराबर 4 × 3, गुणा करेंगे तो 12 बराबर 12। इसका मतलब कि
धन पूर्णांक संख्याएं गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। गुणन का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 संख्या लेंगे ए बी सी। यदि 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं और इस प्रकार हैं कि ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी, अगर ऐसा है तो इसको हम कहेंगे कि ये तीनों धन पूर्णांक संख्याएं गुणनफल में साहचर्य नियम का पालन कर रही हैं। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 गुणे, इसको ब्रैकेट में लेते हैं 4 गुणे 5, ठीक है। और इधर ले लेते हैं 3 गुणे 4 ब्रैकेट में हो जाएगा गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 5 20, और इधर 4 3 12 गुणे 5 हो गया 60। यहाँ भी हो गया 60, है ना, बीच में बराबर हो गया। इसका मतलब कि धन पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल में साहचर्य नियम का पालन होता है। तो अब गुणनफल में ही अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, गुणन संक्रिया पर गुणन का वितरण नियम। यानी हम जब गुणा कर रहे हैं तो उसमें वितरण नियम का पालन होता है कि नहीं। इसमें भी मान लेते हैं कि हम लोग 3 संख्याएं ए बी सी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि तो इसमें वितरण में क्या होगा, ए बी के साथ और फिर प्लस लगा के ए सी के साथ अगर है तो इसको हम कहेंगे वितरण का नियम। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। 2 गुणे 3 + 4 बराबर 2 गुणे 3, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4 लिए हैं, प्लस यहाँ पर फिर 2 गुणे सी का मान 4। ये कितना हो जाएगा 7 7 9 14, और इधर कितना हो जाएगा 3 9 6 + 4 2 8, यानी 14 बराबर 14। इसका मतलब कि धन पूर्णांक संख्याओं में गुणनफल में वितरण नियम का पालन होता है। एक योगात्मक प्रतिलोम हो या गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब यह होता है कि उस प्रतिलोम का यदि किसी संख्या में, जैसे योगात्मक प्रतिलोम है, तो योगात्मक प्रतिलोम को 8 का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना होगा, 8 में क्या जोड़ने पर 0 आया है, तो 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8, और 9 का गुणात्मक प्रतिलोम, 9 में किसका गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, तो 1/9 का, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दी गई संख्या को उसका व्युत्क्रम लिख देंगे तो वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, और दी गई संख्या के साथ अगर हम माइनस लगा देते हैं, उसी संख्या माइनस लगा देते हैं, तो वो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो संख्याएं देखे हैं उसमें अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, और जो संक्रियाएं देखे हैं सभी को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। जैसे परिमेय संख्या में संबरक नियम, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल यदि परिमेय संख्या होती है तो हम उसको संबरक नियम कहते हैं। जैसे 1/2 + 1/3, तो इसको जब हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5/6। ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और जोड़े तो मिला क्या, परिमेय संख्या। इसका मतलब कि परिमेय संख्या संबरक नियम का पालन कर रही है। क्रम विनिमय नियम, 1/2 + 2/3 का मान कितना हो जाएगा, 3 4 7 7/6, 7/6 हो जाएगा। और इसी तरह से 2/3 + 1/2 कर दे, उलट दें इसको, तो ये देखिएगा 2 दूना 4 + 3 7/6, यानी कि हो गया 1/2 + 2/3 बराबर 2/3 + 1/2। ठीक है, इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य का मतलब कि 3 संख्या ले लें, 1/2 2/3 3/4, इसको ब्रैकेट में कर दें। इसका मान निकालने कितना हो जाएगा, 1/2 + 4 दूना 8 3 9, 4 दूना 8 और 3 3 9,
17, 17/12, फिर 12 × 12, 17 दूना 34, 34/12 46, 46/12। चलिए काटते नहीं, छोड़ देते हैं। और फिर दूसरा हम लोग ले लेते हैं इसको ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2/3 और प्लस 3/4। तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, 7/6 प्लस 3/4, 7 × 4 = 28 और 6 × 3 = 18, 28 18 46 बटे, यहाँ पर देखिए 24 है, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं सहचर प्रगुण का पालन करती हैं। वितरण नियम, वितरण नियम में भी वही चीज़ है, 1/2 ब्रैकेट में 2/3 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2/3 प्लस 1/2 × 3/4। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, देखेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि गुणनफल में वितरण नियम का पालन होता है। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, तो जैसे 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम दी गई संख्या में माइनस लगाते हैं तो -3/4। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब दो संख्याओं का गुणनफल अगर एक आता है तो हम कहेंगे एक संख्या दूसरी का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो जैसे 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है। और तत्समक कह रहा है, तत्समक योगात्मक तत्समक का मतलब कि शून्य को योगात्मक तत्समक, शून्य योगात्मक तत्समक और एक जो है गुणात्मक तत्समक होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज में परीक्षोपयोगी प्रश्न है। ये देखिए डिफिनीशन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 18 - 13 × 3 बराबर कह रहा है कि 18 × 3 - 13 × 3 किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है ना, 3 का क्या करेंगे, इसमें वितरण नियम है, इसको कहेंगे अंतर का वितरण नियम या व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट में -23 का योगात्मक प्रतिलोम, देखिए यहाँ जब माइनस लगा है उसको प्लस कर दीजिए, लेकिन ये माइनस संख्या रहेगी, यानी कि ये बी। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? तो देखिए 22/7 p/q के रूप में है और q 0 है भी नहीं, यहाँ 7 है, तो परिमेय संख्या हो गया। इसको जब हम दशमलव को जब भिन्न में बदलेंगे तो जो संख्या मिलेगी परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, 5/6 परिमेय संख्या। ये जो पाई है ना, पाई अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक, देखिए 4x + 5 है ना, 4x + 5 के ठीक पहले पता करना है तो -1 कर दीजिए। जब -1 कर देंगे तो 5 में से 1 घटेगा, क्योंकि ये एक चर राशि के साथ संख्या है, तो अंक का अंक में घटाना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x + 4। ये धन पूर्णांक 2x + 3 के ठीक बाद का धन, देखिए जैसे इसमें था ठीक पूर्व तो 1 घटा दिए थे, अब ठीक बात कर रहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जुड़ेगा, 4 हो जाएगा, तो 2x + 4। ये -1 और +1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, देखिए किसी भी दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, इसमें हो जाएगा अनंत। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 का देखिए 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 है ना,
लेकिन अगर जीरो का हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो 1/0 जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नहीं कहा जाता। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया।